हेलो एवरीवन। तो हमारे 10 मिनट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। इसके बाद के जो सीरीज में हम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी डायनेस्टी भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा स्लेव डायनेस्टी है वो शुरू कैसे हुआ। आपको पता है कि मोहम्मद गौरी ने युद्ध जीत लिया था, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान से। उसके बाद मोहम्मद गौरी वापस लौट गया और भारत छोड़ गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे हम ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं या गुलाम वंश भी कहते हैं। इसका रीजन ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी के गुलाम थे और इसके बाद जो इल्तुतमिश आएंगे तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के भी गुलाम हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ममलुक शासक इन्हें कहते हैं या ममलुक डायनेस्टी कहते हैं और ये गुलाम वंश भी कहलाता है। ये 1206 से लेकर 1290 के बीच में ये गुलाम वंश है। पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत हम इस सीरीज में कवर करेंगे जो कि हमारा 10 मिनट सीरीज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर 1526 के बीच में है। पहला डायनेस्टी है गुलाम वंश जो कि है 1206 से लेकर 1290 के बीच में। अब हम देखेंगे सबसे पहला राजा कौन है, तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। बीपीएससी के एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन में जितने भी फैक्चुअल डिटेल्स आपसे पूछे जाते हैं वो सब आपके इस सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक रहते हैं, यानी कि सिर्फ 4 साल तक। ये टर्की थे, यानी कि तुर्की थे। ये टर्की से आए हुए थे, जिस कारण से इनको तुर्की का संस्थापक भी भारत में कहा जाता है, तुर्की वंश का संस्थापक। जून 1206 में इनका राज्याभिषेक हुआ, यानी कि ये जो है वो सुल्तान बन गए और इनका पूरा जो डायनेस्टी रहेगा उसको सल्तनत कहेंगे हम लोग। इनकी राजधानी थी लाहौर, तो राजधानी रखी गई थी लाहौर। अब हम देखेंगे कि 1208 में ही एक्चुअली क्या हुआ कि गौरी के जो भतीजे थे ग्यासुद्दीन, तो इनके तो ये दास थे, तो इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक पत्र दिया जो कि दास मुक्त पत्र कहलाता है। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दास नहीं रहे और इनको सुल्तान की उपाधि मिली 1206 की। ये 1206 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन पत्र इन्हें 1208 में मिला और ये 1210 तक ही रहेंगे। इन्होंने कोई भी खुतबा या कोई भी सिक्का नहीं स्टैब्लिश किया, यानी कि ना इन्होंने कोई कॉइन प्रोड्यूस किया अपने नाम का और ना ही कोई खुतबा या फतवा जारी किया। इन्हें लाख बख्श की उपाधि मिली। लाख बख्श की उपाधि इन्हें क्यों मिली? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डोनेशन देते थे और लाखों में ये दान कर देते थे। इनके पत्रकार इनको लाख बख्श कहते थे क्योंकि पत्रकार को भी ये लाखों में दान करते थे। जब आप बात सुनते हैं हसन निज़ामी की, तो हसन निज़ामी वो पत्रकार हैं जिनके किताबों से हमें सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में पता चलता है। इन्होंने किताब लिखा था ताजुर मासिर किताब हसन निज़ामी ने लिखा है। ये आपके बीपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि फकरे भुदाविर जो है ये भी कौन थे, तो ये भी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही एक किताब लिखते थे, तो ये इनके ही दरबार में थे। लेकिन आपको हसन निज़ामी का नाम याद रखना है। फिर आप देखिएगा कि सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी इन्हीं के समय में थे और कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो शुरू कराया गया। कुतुब मीनार का निर्माण मोहम्मद गौरी के जीत के उपलक्ष्य में शुरू कराया गया था, यानी कि ये एक टावर था जिससे पता चलेगा कि ये लोग जीत चुके हैं। लेकिन इसका नाम कुतुब मीनार कहाँ से रखाया गया? ये नाम जो है ये सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखवाया गया। और आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट शुरू तो करवाते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं। इस कारण से इल्तुतमिश इसको पूरा करवाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आएंगे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ मस्जिद का भी निर्माण करवाया, जैसे कि ये खुतबाए इस्लाम जो है वो यही मेहरौली कुतुब मीनार के पास है, खुतबाए इस्लाम। और अजमेर में इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसका निर्माण करवाया। अब 1210 में क्या हुआ कि पोलो, जो कि एक पोलो चौगान उस समय कहते थे पोलो जिसमें घोड़े पे बैठ के हॉकी खेला जाता है, तो ये खेल रहे थे और उससे वो गिर गए। लाहौर में ही इनकी मृत्यु हो गई। लाहौर इनकी राजधानी थी, यहीं पर इनका मकबरा भी बनाया गया, तो घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु यहाँ पर हो गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पुत्र थे इनका नाम था आरम शाह।
आरम शाह यहाँ पर इनके पुत्र थे, लेकिन आरम शाह को अपने पद से अपदस्थ करके इल्तुतमिश अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो शासकों के द्वारा नहीं, लेकिन खलीफा के द्वारा इनको स्वीकृति मिलती है और इन्हें प्राप्ति होती है इस सुल्तान के पद की। फिर हम देखेंगे इल्तुतमिश था कौन। तो इल्तुतमिश जो है इसको भी खरीदा गया था, इल्तुतमिश को खरीदा गया था। इसका मतलब है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था। और अनिल जो आपका लड़ाई है वो है अनखलवाड़, ठीक है। तो अनखिलवाड़ का ये लड़ाई है और इसी युद्ध के समय इल्तुतमिश को खरीदा गया था। इल्तुतमिश जो है वो इल्बड़ी तुर्क था, बलबन भी इल्बड़ी तुर्क ही है जो इसके बाद आएगा, ठीक है। तो इल्बड़ी तुर्क था इल्तुतमिश, और इन्हें हम शमशी वंश का जानते हैं। ये सवाल पूछा गया है कि कौन सा इसमें से शमशी वंश का था, तो वो इल्तुतमिश था। तो इन्हें स्वीकृति मिल गई। अब इल्तुतमिश के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत सारे दावेदार थे। दावेदार का मतलब है कि इस समय अल्दोज, ठीक है, तो ये गजनी के साइड का था, ताजुद्दीन अल्दोज, या फिर आप बात करें नसरुद्दीन कुबाया का, तो ये सब कौन है, ये सब इनके दावेदार थे, पद के दावेदार थे। इल्तुतमिश ने सभी को हरा दिया और खुद ये राजा बन गया। इसने अपनी राजधानी दिल्ली रखी थी, इन्होंने अपने सिक्के भी चलवाए, और आप जानते हैं कि इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने शुरू किया था। फिर हम देखेंगे कि तुर्कान चहलगानी यानी कि 40 सरदारों का गुट, 40 सरदारों का गुट, ये प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की थी। पूछा गया सवाल है, ये इल्तुतमिश इतना दूरदर्शिता था, इसके पास बहुत दूर का ये सोचता था, तो ये मंगोलों के आक्रमण से बच गया। सूबा यानी कि एकता प्रणाली का चलन इल्तुतमिश ने ही करवाया। 1226 में बंगाल को जीतकर इसने अपने सूबा में जोड़ लिया। 1226 में रणथंबोर को भी इसने जीता और परमाणु की राजधानी मंदसौर को भी इसने जीत लिया। फिर हम देखेंगे कि शुद्ध अरबी सिक्के इसने चलाए, जो कि कौन से थे, चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता है और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि इसने सेना को अलग किया, सेना के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट का नाम रखा हश्म-ए-क्लब इसका नाम रखा गया, या क्लब-ए-सुल्तानी भी इसको कहने लगे ये लोग। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया इन्होंने और अपना मकबरा खुद से ही बनवा लिया, अपने मकबरे का निर्माण कराया। और शैली, ये जो मकबरा शैली के जन्मदाता इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। स्वयं का मकबरा इन्होंने बनवाया। उसके बाद क्या होता है, बदायूं में यहाँ पर आप देखिएगा शमशी ईदगाह, ठीक है, ईदगाह, जो शमशी ईदगाह है, तो हौज खास का इन्होंने निर्माण कराया। हौज खास ये शमशी ईदगाह है। लेखक मिनाज उस सिराज ने इनके बारे में लिखा है, ये पूछा गया सवाल है। फिर आप देखिएगा कि बामियान में जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय युद्ध में इनका तबीयत खराब हो गया, ये बीमार हो जाते हैं और बीमार होकर ये दिल्ली वापस आते हैं। जब ये दिल्ली वापस आते हैं तो अप्रैल 1936 में इनका निधन हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो ये पद सल्तनत सुल्तान से हटकर ये पद दे दिया जाता है नायब को, जिसे नायब-ए-मामलिकात कहते हैं, कि सारे मामलाओं का ध्यान कौन रखेगा, एक नायब रखेगा। अब ये पद इन्हें दे दिया जाता है और पद में इत्गिन को बिठा दिया जाता है, इत्गिन को। फिर हम देखेंगे कि 1241 में मंगोलों का आक्रमण होता है पंजाब पर, और मंगोल के सरदार को तुर्की सरदार पकड़ लेते हैं, जो कि है बड़ाम शाह को पकड़ कर बंदी बनाकर इसकी हत्या कर दी जाती है। यह मंगोल सरदार था। फिर इसके बाद आती है रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना का भी जर्नी काफी ज्यादा टफ रहा है। इसमें आप देखिएगा कि रजिया सुल्ताना के पहले ही तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी माँ शाह तुर्कान की मदद से ये पद पर बैठ तो जाता है, लेकिन शाह तुर्कान के मतलब ये बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करती हैं, सब पर बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित करती हैं सभी को, इस कारण से इनको पद से हटा दिया जाता है। और फिर शासिका बनती है सबसे पहले मुगलों, मतलब पूरा जो आपका अरब है या पूरा जो मुसलमान जितने भी लोग अभी तक आक्रमण किए हैं, और उसके बाद जब ये राजा रानी बनते हैं तो उसमें से सबसे पहली शासिका कौन बन रही है, फर्स्ट फीमेल एम्परर ये बन रही है रजिया सुल्ताना।
तो इन्होंने पर्दा को त्यागा, ये कोट पैंट पहनने लगी, कुल्हा पहनने लगी। कुल्हा जो है टोपी होता है। इन्होंने बदायूं का इक्तदार बनाया था इतगिन को, और अल्तुनिया को इन्होंने भटिंडा जो कि तरब हिंद है इसका इक्तदार बनाया था। बाद में इन्होंने अल्तुनिया से शादी कर ली। फिर आप देखिएगा कि 1240 में अल्तुनिया ने सरहिंद पर विरोध कर दिया। उसके बाद अल्तुनिया से इन्होंने शादी कर ली, लेकिन 13 अक्टूबर 1240 में दोनों की ही हत्या कर दी गई मतलब डाकुओं के द्वारा। फिर हम इसके पीछे एक कहानी भी है, एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है, लेकिन वो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिया सुल्ताना के बाद आते हैं बहराम शाह। बहराम शाह जो कि इल्तुतमिश के तीसरे बेटे होते हैं, ये भी 2 साल तक रहते हैं, 1240 से लेके 1242 तक। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह जो है, जब ये आते हैं तो सारी शक्तियां, ये एक्चुअली इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज के पुत्र होते हैं, और नायाब शक्तियां जो हैं वो बलबन के पास आ जाती हैं। सारी शक्तियां बलबन के पास ही रहती हैं। बलबन अपने पद को कहता है अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब। उसके बाद मसूद शाह को कारागाह यानी कि जेल में भेज दिया जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। बलबन इन्हें पद से हटा देता है 1246 में, 1246 में। फिर आते हैं नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो हैं ये 16 वर्ष के रहते हैं, बस 16 वर्ष के रहते हैं। इस समय भी सारी शक्तियां जो हैं वो बलबन के पास रहती हैं। 10 जून 1246 में मसूद बनते हैं सुल्तान, सारी शक्तियां बलबन के पास होती हैं। और 1249 में बलबन अपने आप को अलूग खान पूछा गया सवाल है, अलूग खान यानी कि नायाब ए मामलिकात का उपाधि दे देता है। फिर हम देखेंगे कि ये 1266 तक रहते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर बन जाते हैं, स्वयं को सुल्तान बोल देते हैं बलबन, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग रहते हैं। 1266 से लेके 1287 तक ये सुल्तान रहते हैं। बलबन 20 साल तक वजीर होते हैं और 22 साल तक सुल्तान होते हैं। और फिर आप देखिएगा कि ये इलबरी तुर्क होते हैं। अमीर ए शिकार का उपाधि इनको मिलता है जब ये रजिया के समय होते हैं। और बहराम शाह के समय में जो अश्वशाला है जिसमें घोड़े रहते हैं, वहां पर इन्हें आमीर ए आखूर का उपाधि मिलता है। फिर हम देखेंगे कि इन्होंने राजस्व सिद्धांत शुरू किया सुल्तान के प्रतिष्ठा को। इसका मतलब है कि सुल्तान जो है वो ईश्वर का रिप्रेजेंटेशन है, ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर के द्वारा इन्हें चुना गया है। या फिर आप बात करिएगा कि सुल्तान पर निरंकुश नहीं लगाया जा सकता है। फिर सजदा, इसका मतलब है कि सुल्तान के सामने आपको भूमि पर लेट कर सुल्तान को सलाम करना है। पैबोस यानी कि सुल्तान के चरण को चूमना है। ये सारे सिस्टम बालबन ने शुरू किए। इसका मतलब है कि बालबन सबको कह रहा है कि सुल्तान जो है वो सीधे ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। फिर आप देखिएगा रक्त और लौह की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, या तो आप हमसे लड़ लीजिए या तो आप हमारे साथ मिल जाइए, ये भी बलबन ने शुरू किया। ईरानी त्योहार नौरोज भी बलबन ने ही शुरू किया। और स्वयं फिरदौसी जब किताब लिखते हैं शाहनामा, तो ये कहता है कि बलबन के बारे में कहाँ पे लिखा गया है, तो अफरासियाब वंश जब आप पढ़ते हैं तो वो बलबन का वंश है, ऐसा बलबन कहते हैं। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहते हैं बलबन। और जिल्ले इलाही आप सुनते होंगे, ईश्वर के प्रतिबिंब, तो बलबन अपने आप को जिल्ले इलाही का भी उपाधि देते हैं। बलबन अपनी मृत्यु के पहले ही बलबन ने अपने पुत्र महमूद के पुत्र इनका नाम है खैखुसरव को सुल्तान नियुक्त कर दिया। लेकिन उस समय जितने भी तर्क के फ्यूडल्स थे, इसका मतलब है जितने भी मंत्रीगण थे, इन्होंने कहा कि नहीं, इनको मुल्तान प्रांत का ही गवर्नर दीजिए, और बाकी सारे पद इससे ले लिए गए। फिर एक षड्यंत्र रचा गया जो कि एक कोतवाल था, फखरुद्दीन ने बलबन के दूसरे पुत्र जिसका नाम है बुगड़ा खान, इसके पुत्र को क्या बना दिया। इसके पुत्र कौन थे, तो इसका नाम था कैकुबाद को सुल्तान बना दिया। कैकुबाद भी बहुत कमजोर राजा था, ज्यादा दिन तक वो चला नहीं। और फिर 1290 में क्या होता है कि कैकुबाद के बाद फिर शमशुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है, शमशुद्दीन क्यूमर्स जो है वो सुल्तान बनते हैं।
फिर 1290 में जलालुद्दीन खिलजी आते हैं और ये शमशुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर देते हैं। और फिर 1290 से लेके 1320 के बीच में खिलजी वंश की स्थापना होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो शुरुआत है 10-15 मिनट में आपने एक वंश पूरा पढ़ लिया, सारे फैक्ट्स हो गए हैं, कोई भी बीपीएससी में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो इसके बाहर रहेगा। तो खिलजी वंश पे वीडियो आपको चाहिए, उसके बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू।